हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और आप सभी को पता है कि DSSB की तरफ से PRT वालों का जो काफ़ी समय से लंबा इंतज़ार कर रहे थे, DSSB की वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे। तो भाई उनका आप सभी को पता है कि DSSB PRT की वैकेंसीज़ जो है वो आप लोगों को दे चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोगों का स्टार्ट होगा वो 17 सितंबर से स्टार्ट होगा। बाकी हम उसकी डिटेल्स पूरी जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो PRT का हमारा सिलेबस है, आप सभी को पता है कि आज हम इसका जो हमारा पेपर है, इस बार जो करिकुलम जो उसके सिलेबस उसके अंदर आएगा, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि NCTE के अकॉर्डिंग जो हमारा करिकुलम है, यानी कि 100 मार्क्स का जो हमारा टीचिंग मैथोलॉजी का पेपर आना है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटली बात करें तो आज हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे इसके सिलेबस की, कि PRT के पेपर में जो 200 नंबर का हमारा पेपर है, उसमें से हमारा जो टीचिंग मैथोलॉजी वाला पार्ट है वो कितने मार्क्स का है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं और किस तरह से हमने उसकी तैयारी करनी है। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वैकेंसीज आप लोगों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से होगा? 17 सितंबर से आप लोगों का जो है क्या होगा, आपका फॉर्म फिलिंग का काम स्टार्ट होगा। तो चलिए भाई, तो तैयारी अपनी करना शुरू करें। एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो जाएगा तो मे बी आपका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी ही होगा। और भाई इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अक्टूबर है, तो डेट को ज़रा ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये बात तो हुई आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। अब बात करें PRT का जो ये पेपर है, ये भाई 200 नंबर का होता है, ठीक है। अब जो हमारा नया पैटर्न है, पैटर्न में आपका किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी PRT का एग्ज़ाम जो है वो 200 मार्क्स का होता था, और अब भी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा भाई? 200 मार्क्स का ही होगा। ध्यान से समझिएगा, इस 200 मार्क्स को इन्होंने क्या किया है, 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। 2 पार्ट्स में ये आपका एग्ज़ाम, यानी सेशन ए और सेशन बी में ये डिवाइड है। तो पहले अगर हम बात करें सेशन ए की, तो भाई वहाँ पर हमें 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ये 5 सब्जेक्ट्स क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें प्लस आपका रीजनिंग पार्ट भी है। न्यूमेरिकल जो है आपका एबिलिटीज़ चेक होंगी, ठीक है। और 2 लैंग्वेज आपके पास कंपलसरी होंगी। और ये पाँचों ही सब्जेक्ट 20-20 मार्क्स के होंगे, यानी कि 20-20 के होंगे। तो टोटल यहाँ पर ये 100 मार्क्स का आपका पार्ट होने वाला है। यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इनका पार्ट आपका कितने का हो जाएगा? टोटल आपका 100 मार्क्स का पार्ट ये होगा। और 100 मार्क्स का खाली आपका पार्ट जो होता है वो टीचिंग मैथोलॉजी से जुड़ा होगा, जिसे आप साइकोलॉजी भी बोल देते हो, ठीक है, जिसे आप टीचिंग मेथड भी बोल देते हो। आप इसे जो है, ये सीटेट वाला CDP नहीं कहलाता है भाई। तो पहले तो ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट कंसेंट होता है, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है। और यहाँ पर कितने कितने मार्क्स का है, ये हमारा 100 मार्क्स का है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स की आपकी साइकोलॉजी प्लस आपका 100 मार्क्स का जनरल पार्ट, ऐसे करके ये पूरा पेपर आपका कितने का हो गया? 200 मार्क्स का होता है। साथ ही आप सभी को पता है कि इसके लिए जो आपको एग्ज़ाम टाइमिंग मिलती है वो कितने आवर्स की मिलती है? 2 आवर्स की मिलती है। तो भाई सबसे स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होता है ना, अगर आप किसी भी स्टेट की परमानेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो या कोई भी और परमानेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हो, सबसे ज़्यादा जो स्टैंडर्ड वाला एग्ज़ाम माना जाता है, जो कि कहते हैं ना आपकी हायर एबिलिटीज़ को चेक करता है, वो DSSB का एग्ज़ाम माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो टाइम पीरियड कम है, क्वेश्चंस 200 है, 100 नंबर का साइकोलॉजी है, और ऊपर से आप लोगों को यहाँ पर दी गई है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है, यहाँ पर क्या दी गई है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि हर एक क्वेश्चन पर अगर आपका गलत होता है तो 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हुए तो 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब ऐसे में जहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, टाइम पीरियड भी कम है, और भाई ऑनलाइन मोड पर ये आपका एग्ज़ाम लेती है DSSB, तो ये हमारा रहता है, तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत ही टफ रहता है। तो ऐसे में जो PRT का स्टूडेंट होता है, देखिए 100 मार्क्स की वेटेज एक तरफ और 100 मार्क्स की वेटेज एक तरफ, यानी कि यहाँ तो हमें 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। यहाँ तो हमें क्या करने हैं? 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। सेशन ए में हमें 40% मार्क्स लाने हैं, तभी हमारा जो है क्या होता है, दूसरा वाला पार्ट जो कि हमारा टीचिंग मैथोलॉजी बोलिए, साइकोलॉजी बोलिए या सब्जेक्ट मैथोलॉजी बोलिए, ये आपका यहाँ पर काउंट होगा। तो भाई देखिए, अब यहाँ पर जो बात करें तो ये हमारा क्या हुआ, 200 नंबर का पेपर हो गया। अब सिर्फ इसकी आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, इसका मैं पूरा आपको एक वीडियो में और सेंड करूंगी कि जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस में क्या पढ़ना है, जो आपका अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसमें क्या पढ़ना है, और 2 लैंग्वेजेस में आपका सिलेबस क्या रहेगा। आज ही क्लास में हम PRT का सिर्फ टीचिंग मैथोलॉजी वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे।
तो भाई पहली बात तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो डीएसएसबी का, जैसे मैंने आपसे कहा कि हाई लेवल का एग्जाम होता है। अब इसमें सिलेबस को लेकर के उसके अंदर 100 नंबर की साइकोलॉजी के नाम पर हम क्या पढ़ें। तो सबसे पहले तो अपने माइंड से एक चीज़ निकाल दीजिए, अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं कि अगर आपने सीटेट का सीटीपी पढ़ लिया तो आप डीएसएसबी वाला टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट कर लेंगे। सीटेट आपके डीएसएसबी की जो साइकोलॉजी है उसके आगे 1% भी नहीं है, क्योंकि सीटेट में हमने जो पढ़ा होता है वो खाली हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा होता है। जैसे सीधे सीधे हमने थिंकर्स पढ़े और आपने उनकी थ्योरीज को पढ़ लिया और उसका एप्लीकेशन कर दिया, बट यहाँ पर वो तो ऐड होगा ही होगा। यानी कि 100 में 10% की वेटेज तो आप सीटेट की मानकर चलिए कि जो आप तक सीटेट पास होने तक आपने टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम पर या पैडागोजी के नाम पर जो नॉलेज ली थी वो सिर्फ आपकी 100 में से 10% काम आने वाली है। यानी कि 10% से तो मेरिट में आप आने वाले नहीं हो, जॉब नहीं मिली। 90% के लिए, यानी कि जो 90% सिलेबस बच गया उसके लिए क्या पढ़ा जाए। तो भाई पहले एक बात बता दूं आपको, अगर मैं बात करूं 2 साल या 3 साल या 4 साल पहले की, तो डीएसएसबी के पीआरटी के टीचिंग मेथोडोलॉजी के सिलेबस के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। ये भी नहीं पता होता कि डीएसएसबी जो इसमें क्वेश्चंस देगा वो कहाँ से देगा। लेकिन अभी लास्ट कुछ 2 ईयर्स से ये मेहरबानी डीएसएसबी ने हम पर की है। अभी कितना एप्लीकेशन में आती है ये बात तो एग्जाम होगा तब पता चलेगा। उन्होंने अपनी तरफ से एक जो है सिलेबस हमें पीआरटी के नाम पर जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का है वो दिया है। लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो इन्होंने सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारे 100 मार्क्स कवर नहीं होते। लेकिन हमें इसको बेस बनाते हुए इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो भाई पहले हम लेते हैं वो सिलेबस जो हमें डीएसएसबी ने अपनी तरफ से दिया है। तो भाई पहले हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करें और इनकी तैयारी कैसे करनी है। तो भाई देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि डीएसएसबी का लेवल हाई लेवल रहता है, बहुत ही हाई लेवल का आपको मैथोलॉजी पार्ट यहाँ पर आता है, मेथड्स वाले पार्ट आते हैं। तो खाली सीटेट वाले सिलेबस से काम नहीं चलने वाला, खाली डीएसएसबी ने जो ये कंटेंट ये टॉपिक्स आपको दे दिया इससे भी काम नहीं चलने वाला है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें और ऐड करनी होंगी उनको मैं टॉपिक्स वाइज आप लोगों के साथ डिस्कस करती चली जाऊंगी। और इसके लिए हमें कौन कौन सी बुक्स और कौन कौन सी एक्स्ट्रा नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कहाँ कहाँ से हमें कैसे पढ़ना है इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट हो जा करते हैं। तो भाई सबसे पहला इन्होंने टॉपिक जो लिया है वो लिया है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है दिखने में 3 पार्ट्स में है, लेकिन यहाँ से अगर इसकी वेटेज देखें तो 5 to 6 मार्क्स की है। अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ की, तो सिर्फ इसमें ग्रोथ नहीं पढ़ना है, ग्रोथ को डेवलपमेंट से कनेक्ट करना है और ग्रोथ जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हो रही है उसको भी बताना है। और डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स, जैसे हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स साइकोलॉजी में होते हैं, उन थिंकर्स की थ्योरी को भी पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वृद्धि का कंसेप्ट रहेगा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ रहेगा। साथ ही डोमेन, यानी कि जो विकास के हमारे मेन, आप सभी को पता है कि विकास मुख्यतः 4 भागों में बटा होता है। यानी कि डेवलपमेंट की मेन कितनी पार्ट डोमेन्स होती है, कितने पार्ट्स में होता है, 4 पार्ट्स में। कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है, लैंग्वेज होता है, फिजिकल, जिसे आप मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हो। अब फिजिकल के नाम पर या मोटर डेवलपमेंट के नाम पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट के नाम पर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम पर या जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, इसमें क्या पढ़ा जाए। तो खाली एक एक थिंकर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करनी पड़ेंगी, इनसे रिलेटेड यानी कि सोशलाइजेशन का पार्ट लेकर 3-4 थिंकर्स को हमें देखना पड़ेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेकर हमें 3-4 थिंकर्स को देखना पड़ेगा, फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर हमें 3-4 थिंकर्स को देखना पड़ेगा। यानी कि ये जो पार्ट है, यानी कि 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मानकर चलिए। पीआरटी में खासकर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आप लोग हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हो, सेफेलोकॉडल क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। तो डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट की डायरेक्शंस क्या होती हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर पढ़ने में। खाली सिंपल सा आपने सामाजिक विकास पढ़ा, भाषा विकास पढ़ा, उससे काम नहीं चलेगा। एंड साथ ही अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस में आपको पता है सोशलाइजेशन एक पार्ट डेवलपमेंट का मेन पार्ट है, जिसका सबसे ज़्यादा असर कौन सी स्टेज पे देखने को मिलता है, एडोलसेंस में। तो अब यहाँ पर सोशलाइजेशन है क्या, ठीक है, सोशलाइजेशन एडोलसेंस को इफेक्ट करेगा, सोशलाइजेशन की स्टेज ही एडोलसेंस कहलाती है, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में खाली एडोलसेंस से रिलेटेड नहीं, आपसे पूछ लिया जाए कि सोशल डेवलपमेंट क्या है और सोशल डेवलपमेंट के प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स क्या है, ठीक है, या उसका जो है एजेंट कौन कौन से हैं। तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे सोशलाइजेशन के बारे में करना पड़ता है। तो भाई यहाँ पर खाली आप जो है सिर्फ जो आपका सिलेबस दिया उससे रिलेटेड नहीं, बल्कि आप लोगों ने अपने टीचिंग मेथड्स में जो सोशलाइजेशन पढ़ा था उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहा, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस। चलिए दूसरा पार्ट लेते हैं, बात करते हैं रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जैसे मैंने भी आपसे कहा, हम लोग जब सीटेट पढ़ते हैं तो हम सिर्फ वाइगोट्स्की से काम चला लेते हैं,
करते हैं। बट अब यहाँ सिर्फ वाइगोट्स्की से काम नहीं चलना। वाइगोट्स्की ने जो सोशलाइजेशन के बारे में कहा वो तो ठीक है ही है, लेकिन साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन जो है वो उसका प्राइमरी फैक्टर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत क्या है और उसके द्वितीयक स्रोत क्या है, और प्राथमिक स्रोत किस तरह से बच्चों के पे सोशलाइजेशन का प्रभाव कैसे पड़ता है, साथ ही सोशलाइजेशन के टाइप्स कि समाजीकरण कितने प्रकार का होता है। तो भाई साइकोलॉजी में समाजीकरण को 5 प्रकार में या 6 प्रकार में बांटा गया है, तो पूरा डीपली हमें यहाँ पर वो भी पढ़ना पड़ेगा। तीसरा बात करते हैं थ्योरी की बात करेंगे, थियोरेटिकल की बात करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे, किसकी, जो लर्निंग बिहेवियरिज्म है। देखिए पहली बात तो आप सभी को समझना होगा, एक अब हमारे पास जब से एनसीएफ आया है और जब से एनईपी 2020 आई है, वो किस तरह की लर्निंग की बात करते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में आप यहाँ पर जो है बिहेवियर्स थ्योरी पढ़ोगे, जिसमें आपको वॉस्टन की, पावलोव की, थॉर्नडाइक की और जो है क्या कहते हैं स्किनर की थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही जब आप बिहेवियरिज्म की बात करोगे तो खाली बिहेवियरिज्म व्यवहारवादी थिंकर्स की बात नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव संरचनात्मक वर्ड जुड़ा है। तो यहाँ पर हमें इनसाइट थ्योरी, गैस्टॉल थ्योरी, जिसे आप अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझबूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें आपके पास लिविन, वर्दे मिलर, जीन पैजेट, कॉलर, कॉफका, लिविन सब आते हैं, इन सब का थ्योरी पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि ये 2 पार्ट हमारे क्या हो गए, सिद्धांतिक, यानी कि इनकी वेटेज भी माने तो कम से कम 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें यहाँ से आने हैं। 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से हो गए। ध्यान से देखिएगा, 10% सीटेट वाला रिपीट होता है, 10% वो हो गया, 4 to 5 मार्क्स की वेटेज इसकी मानकर चलिए, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इसके मानकर चलिए। उसके बाद बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स यानी कि कारक, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर वो उसे इफेक्ट करते हैं। तो भाई इसमें सबसे मेन रोल जो आता है 2 तरह के फैक्टर्स का आता है, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हम रोल ऑफ हेरिडिटरी पढ़ते हैं, पूरा हम पढ़ेंगे कि हेरिडिटरी यानी कि प्री नेटल पीरियड को भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, और कैसे जो वंशानुक्रम होता है, जो हेरिडिटरी है वो किस तरह से इफेक्ट करती है, वो उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो किस तरह से इफेक्ट करता है ये भी। अब जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो सिर्फ जनरल नॉलेज बेस्ड काम चल गया था, यहाँ पर जनरल नॉलेज बेस्ड काम नहीं चलने वाला। हेरिडिटी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स आए, हमें उन सब के थ्योरी पार्ट को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही ये जानना पड़ेगा कि अलग अलग थिंकर्स ने हेरिडिटी को के रोल को लेकर क्या बताया, कि कैसे वो हमारे लर्निंग पार्ट को या हमारे डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करता है। चलिए ये पार्ट हुई, तो यहाँ पर भी मानकर चलिए 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हमें यहाँ जरूर देखने को मिलेंगे कि कितना रोल हेरिडिटरी का होता है, कितना रोल इन्वायरमेंट का होता है, क्या ये जॉइंट प्रोडक्ट होता है या बोथ प्रोडक्ट होता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिले जुले हमारे इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं, क्योंकि खाली स्कूल में टीचर्स का काम बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बल्कि स्कूल का मैनेजमेंट संभालना भी है, क्लास कंट्रोल आना भी ज़रूरी है, क्लास का डिसिप्लिन बनाए रखना भी ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पर जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको विद्यालय संगठन पढ़ना है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इस टॉपिक को स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दूँ तो गलत नहीं होगा, जो कि पूरा प्लानिंग के साथ आता है, क्योंकि एक टीचर जो होती है सिर्फ एक फैसिलेटर नहीं है, या एक टीचर ज्ञानदाता नहीं है, बल्कि वो एक ऑर्गेनाइजर भी है। वो पूरे स्कूल को ऑर्गेनाइज करके, यानी कि अपनी क्लास को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखेगी, उसके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। किस तरह का प्लानिंग होगा, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो भाई यहाँ पर हमें खाली हमारा इसके लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, हम एंड में बुक्स को भी डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से एक सिंगल बुक ली, एक राइटर की बुक ली और आपने सिर्फ एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, आपका काम चल गया। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स की बुक्स लेनी पड़ेगी और डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो भाई यहाँ पर टीचिंग एड्स यानी कि जो हमारी जो टीचिंग एड्स हैं, यहाँ पर 5 लर्निंग प्रोग्राम नया जोड़ा गया है। तो 5 लर्निंग प्रोग्राम की जो अप्रोचेज हैं वो सारी हमें पता होनी चाहिए। आप लोगों ने अगर नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, 5 लर्निंग प्रोग्राम को पढ़ना है। NCERT, NCF, NEP सभी सपोर्ट करते हैं किसको, 5 लर्निंग प्रोग्राम को, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड्स हमें बताई गई हैं, जिससे हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फीडबैक की और ऑब्जर्वेशन की। क्लासरूम एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। आप सभी को पता है क्लासरूम एक्टिविटीज़ को लेकर NCF ने, NEP ने क्या कहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, सक्रिय सहभागिता। तो किस तरह की जो है फीडबैक और ऑब्जर्वेशन टीचर का कैसे चलना चाहिए और ये प्रोसेस क्या चलता है, इसके लिए उन्हें किन किन स्रोतों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि सोर्सेज की ज़रूरत
ज़रूरत पड़ेगी। इसमें प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सोर्स क्या होते हैं, वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। चलिए उसके बाद कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लर्निंग के में हमारे डिसेबिलिटीज़, आप सभी को पता है डिसेबिलिटीज़ ज़रूरी हैं, गाइडेंस ज़रूरी है और काउंसलिंग ज़रूरी है। यहाँ से हमारा फिर से 4 to 5 मार्क्स का पार्ट कवर होता है। मानकर चलिए आप एक टीचर नहीं है, आपको काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने काउंसलिंग के लिए कैसे क्या किया, एज अ टीचर आप बच्चों की रियल लाइफ में काउंसलिंग कैसे करेंगे, इसके लिए पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही गाइडेंस, टीचर सिर्फ एक ज्ञानदाता नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, वो बच्चों को टाइम टू टाइम कैसे मोटिवेट करेगा, कैसे रेनफोर्स करेगा, इससे रिलेटेड भी डीपली नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो भाई इस वाले पार्ट के लिए मैं आप लोगों को जो आपकी NIOS की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, जो बुक्स होती हैं उनके सिलेबस को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप इग्नू का सिलेबस भी यूज़ कर सकते हैं। इग्नू में जो बीएड के अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो भी इसमें यूज़ कर लिया जाता है। देखिए DSSB के पेपर का अगर पिछला एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो ये आउट ऑफ सिलेबस ही होता है, यानी कि उसका हमें ये फिक्स नहीं पता होता कि वो क्वेश्चन कहाँ से देगा। तो आप यहाँ पर सिर्फ एक बुक या दो बुक पर डिपेंड होकर मत जाइएगा। आपको यहाँ पर जो है आपके जो टीचिंग आपने जो 2 साल का टीचिंग कोर्स किया, जो एक्सपीरियंस वहाँ से लिया, यानी कि अपनी 2 साल की जो बुक्स आपने टीचिंग मेथड्स में पढ़ी थी वो सारी की सारी आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। प्लस आपने जो टीचिंग कोर्स के अब ये जो सिलेबस है इसके लिए आप जो है नेट की हेल्प ले सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है आप सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कि अलग अलग उसमें पढ़ाया जा रहा है, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही NIOS की जो बुक्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जो कि अब हमारा पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, जिसकी वेटेज हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भाई अब हमारे पास आ रही है, आप मानकर चलिए 5 मार्क्स का पार्ट आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का रहना है। समावेशी शिक्षा क्या है, खाली समावेशी शिक्षा से काम नहीं चलने वाला है, आपको इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। कम से कम 5 मार्क्स की वेटेज मानकर चलिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ जनरल बच्चों के लिए ही कुछ नहीं कहती है, ये डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों की भी हेल्प करती है, ये बैकवर्ड चाइल्ड्स की भी हेल्प करती है। हमें इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको जो है अगर आप नेट की जो गूगल करेंगे तो आपको PDF फॉर्म में आसानी से मिलता है, जो कि NCERT की तरफ से दिया गया है। तो आप इसके पूरा का पूरा जो है समावेशी शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में SO बता ही चुकी हूँ, और लीडरशिप पढ़नी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं NEP 2020 की। तो पूरा एक आपकी बुक है NEP की, आप किसी भी उसकी ले सकते हैं, नहीं तो PDF फॉर्म में भी ये आपको जो है वैसे भी डाउनलोड करके आप पूरा पढ़ सकते हो, जिसमें आपने NEP को पूरा पढ़ना है, साथ ही RTE एक्ट को भी पढ़ना है। आप सभी को पता है RTE एक्ट 2009। सिर्फ जनरल नॉलेज ये नहीं लेना है कि कब आया, कैसे आया, किस तरीके से, आपको इसकी डीपली नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो आप 5 मार्क्स की वेटेज 2020 NEP की 2020 की मानकर चलिए। साथ ही NEP जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर उसके पिलर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये किस तरह के मेथड्स की बात करता है, इसे सबसे पहले किस स्टेट में लागू किया गया, और ये क्या चेंजेस लेकर आ रहा है हमारे असेसमेंट को लेकर, सब कुछ। FLN क्या है, निपुण भारत क्या है, बहुत कुछ है यहाँ जानने को। तो कम से कम मैंने कहा 5 मार्क्स आप मानकर चलिए, इसमें आपको इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही RT एक्ट की वेटेज भी यही रहती है। ठीक है, एंड देन बात करें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, स्कूल करिकुलम और प्रिंसिपल, मैंने कहा ना डीपली पढ़ना है, खाली हमारा इसका इंट्रो से काम नहीं चलने वाला है। साथ ही लर्निंग एंड नॉलेज की बात करें और करिकुलर एरियाज़ की बात करें, यानी कि बच्चे की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए क्या है। तो भाई मैंने आपको यहाँ बता दिया कि देखिए अगर आप पर्टिकुलर किसी भी एक थिंकर की बुक उठाओगे, मार्केट में बहुत सारी DSSB के नाम पर, थ्योरी के नाम पर बुक्स हैं, बट वो कंटेंट को पूरा नहीं करती हैं। आपको एक बुक से या एक राइटर से, या आप कहो कि एक कोई भी एक इंस्टीट्यूशन सिर्फ आपको एक बुक से पढ़ाकर आपका DSSB का एग्जाम क्लियर करा देगा, तो भाई ये तो बात नामुमकिन है। क्योंकि इसके लिए आपको जो है सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि एक ही टॉपिक के लिए आपको अलग अलग उससे यूज़ करना। आप इग्नू की बुक्स जो है मैंने बता दिया, बुक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका सिलेबस उसमें दिया गया था वो पूरा आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो भाई ये है हमारा 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, तो भाई ये मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आपको इससे रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड मैं सिलेबस जो है CCH के टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करूंगी। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई CCH के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, ताकि आपको मिलती रहे नॉलेज। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।